हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू एनवायरोलन हब। आई एम राखी त्यागी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक सीरीज़ जिसमें हम PYQs डिस्कस करेंगे। PYQs भी कौन से, जो अभी रिसेंटली हमारे 2 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ है 2024 UGC एनवायरमेंटल साइंस। इसके क्वेश्चंस हम डिटेल डिस्कशन होगा, क्योंकि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि PYQs करना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स इस बात को बहुत लाइटली ले लेते हैं, सॉल्व नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पे साथ में इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। ओके, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूशन कंट्रोल और पार्टिकल कलेक्शन डिवाइस यूजेस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी टू एड इन कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स बाय एक्सप्लॉइटिंग देयर टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। मान लो ये जितने भी पार्टिकल्स हैं ये सेटल हो रही है, एयर पार्टिकल की मैं बात कर रही हूँ, तो जहाँ पे भी ये सेटल होंगे, ये कब सेटल होंगे, देखो दो चीज़ें होती हैं। एक तो पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी होती है, ये पार्टिकल है, सेटलिंग वेलोसिटी रहेगी, ठीक है, और ऊपर की साइड इस पे लगेगा ड्रैग फोर्स। ठीक है, तो ये सेटल तब होगा जब सेटलिंग वेलोसिटी और आपका ये जो ड्रैग फोर्स है दोनों एक बराबर हो जाएंगे, क्योंकि अगर ड्रैग फोर्स ज़्यादा होगा तो ये सेटल नहीं कर पाएगा। ओके, तो वो वाली वेलोसिटी जिस मतलब जहाँ वो वेलोसिटी जो एक पार्टिकल अटेन कर लेता है जब वो सेटल हुआ, उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है कि कौन सा वो डिवाइस है जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी को यूज़ करता है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी को एक्सप्लॉइट करके। ठीक है, तो देखो चार ऑप्शन दिए, ESP, इल्यूट्रेटर, बैग हाउस एंड सुपर सैचुरेटर्स। अब देखो ESP में हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल चार्ज का रोल होता है पूरा का पूरा। ठीक है, बैग हाउस में क्या होता है हमारा इम्पैक्शन, ये सारी चीज़, क्योंकि बैग हाउस से भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इम्पैक्ट होते हैं उसके ऊपर, डिफ्यूज़ होता है किस तरीके से, वो भी मैं आपको जब एयर पोल्यूशन पढ़ाऊंगी, कंट्रोल डिवाइस हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसको देखेंगे। बैग हाउस फिल्टर्स होते हैं, उसके ऊपर जब वो पॉल्यूटेड एयर आती है तो उसके ऊपर वो इम्पैक्ट होता है, तो उसको इस तरीके से इसका फिनोमिना होता है, प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ इल्यूट्रिएटर्स। ठीक है, इल्यूट्रिएटर्स देखो दीज आर अ ग्रुप ऑफ, ये नई टर्म है हमारे एग्जाम के लिए बट आपको पढ़ना है। A group of particles suspended in a fluid that is moving upward at a velocity v will undergo separation. Those particles with a terminal velocity less than the velocity, जो ऊपर मूव करने वाली velocity है, traveling upward, the other settling downward. This process is called elutriation. ठीक है, ऊपर के जैसे मैंने आपको बताया ड्रैग फोर्स और टर्मिनल वेलोसिटी का, तो वही फिनोमिना यहाँ पे यूज़ होता है। और किस में यूज़ होता है, इल्यूट्रेटर्स, और प्रोसेस को हम बोलते हैं इल्यूट्रिएशन। ओके, तो ये नई टर्म है। ठीक है, ओके, इसमें एक और ऑप्शन है दैट इज़ सुपर सैचुरेटर। तो ये सुपर सैचुरेटर आप लोग मुझे बताएंगे कि ये क्या होता है, इज इट रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस और नॉट। तो आपके आंसर कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। ओके, फिर सेकंड देखो ये है आपका GIS, जिससे बच्चों को बहुत डर लगता है बस, बट इससे ना स्टैटिक क्वेश्चंस आते हैं आपको। अगर आप इसके रिमोट सेंसिंग के PYQs भी अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो आप काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज्ड इन जियोस्पेशियल डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, कि कौन सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस दिए हैं आपको, ArcGIS, ERDAS, QGIS, ILVIS एंड सागा GIS। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका B, जैसे ERDAS, ILVIS एंड सागा GIS। ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं इस क्वेश्चन में, आपको ये चीज़ें तो सॉफ्टवेयर के नाम आपको याद करने होंगे। ठीक है, चलो फिर है आपका LD50, it is not LOD. This is LD50, value of some pesticide are listed below. Which of the following is most toxic? Lethal dose जिसको हम बोलते हैं, lethal dose, वो वाली डोज, ठीक है, जिसपे 50% ऑफ पॉपुलेशन के लिए वो लीथल हो। ठीक है, वो उस डोज को हम बोलते हैं LD50। तो यहाँ पे उसने आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो आपको बताना कि कौन सी सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होगी। देखो मैं आपको यहाँ पे एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब मैं स्ट्रैटेजी भी आपको बताऊंगी तो उसमें भी चीज़ मैं बुक्स के बारे में आपको बताऊंगी, कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है अपनी प्रिपरेशन के लिए।
बट मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगी, एंड इट्स अप टू यू, आप पढ़ना चाहते हो नहीं चाहते हो। देखो एक बुक खुद है गिलबर्ट मास्टर की, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की बुक है। इतने क्वेश्चंस इस बुक से आते हैं, इतने क्वेश्चंस आते हैं, मतलब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इससे मिलेंगे। मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगी अभी आगे कि कौन कौन से क्वेश्चन कौन से पेज से है। मैंने यहाँ पे पेज नंबर भी मेंशन किया है, सेकंड एडिशन का ये पेज नंबर है, ठीक है। तो इसको ये जो सेकंड एडिशन का पेज है, तो ठीक है, पेज नंबर 127, चैप्टर नंबर 4, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 में पेज नंबर 127 ऑफ गिलबर्ट मास्टर, वहाँ पर ये एग्जैक्ट आपको एक टेबल मिल जाएगा जहाँ पे ये वैल्यूज़ गिवन है। अब देखो वैल्यूज़ तो गिवन है, वो तो आप देखोगे बाद में, हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डीडीटी का दिया आपको 110 मिलीग्राम पर केजी, पैराथियन लेस देन 5 मिलीग्राम पर केजी, पेरमेथियन 50 to 500 mg पर केजी, ठीक है। ये mg में हम देखते हैं डोज अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। फिर है निकोटीन 5 to 50 mg पर केजी। अब ये देखो कि सभी का केजी में वेट है, तो जो मतलब कौन सा डोज सबसे ज़्यादा लीथल होगा, वो डोज होगा ना जो कम अमाउंट में ही 50% पॉपुलेशन को इफेक्ट कर रहा है। मतलब एक तो मैंने बस 5 ही दिया किसी को, तभी इतने मान लो 10 लोगों के ऊपर इफेक्ट गया। एक मैंने 50 दिया तब जाके 50 mg दिया तब जाके 10 लोगों के ऊपर इफेक्ट हो, तो ऑब्वियसली 5 वाला ज़्यादा टॉक्सिक होगा। और ये एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन, मतलब ये जो टेबल बनाया हुआ है जहाँ पे आपको मोस्ट टॉक्सिक, लेस टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक, इस तरीके का टेबल एक आपको मिल जाएगा। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स और भी ज़्यादा क्लियर करना चाहते हो, तो मैं आपको ये बुक सजेस्ट करूँगी, बहुत अच्छी बुक है, ओके। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कंपोस्ट। कंपोस्ट इज अ ह्यूमस लाइक मटीरियल, बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस ड्यूरिंग कंपोस्टिंग इज एंडोथर्मिक। तो कंपोस्ट जो बनता है हमारा कंपोस्टिंग के बाद, तो उसके बारे में स्टेटमेंट दिया। वन ऑफ द मोस्ट इजी क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। कंपोस्टिंग इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, कंपोस्ट डिक्रीज मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, एंड कंपोस्ट इंक्रीजिंग बफरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ओके ओके। तो हम इनको देख लेते हैं। कंपोस्ट इज अ ह्यूमस लाइक मटीरियल, बिल्कुल करेक्ट बात है। कंपोस्ट बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस ड्यूरिंग कंपोस्टिंग इज एंडोथर्मिक, इट इज़ नॉट एंडोथर्मिक, इट इज़ एक्सोथर्मिक। तभी वहाँ पे टेम्परेचर थर्मोफिलिक, मिजोफिलिक, इस तरीके का टेम्परेचर रहता है, ठीक है। इट इज़ एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज होना, एंडोथर्मिक मतलब हीट का इनपुट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। फिर कंपोस्टिंग इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, करेक्ट स्टेटमेंट। कंपोस्टिंग डिक्रीजेज मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है, क्योंकि छोटे छोटे मतलब जो कंपोस्ट होता है उसका पार्टिकल साइज कम होता है, तो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करेगा। तो ये स्टेटमेंट में आपका गलत हो गया। इट इंक्रीजिंग बफरिंग कैपेसिटी, बफरिंग कैपेसिटी का क्या मतलब है कि pH में चेंज करना, एसिडिक टू एल्कलाइन, एल्कलाइन टू एसिडिक। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन हो गया ACE, ओके। तो क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। आपको देखना है कि अगर वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है तो क्यों है, क्या रीज़न है उसके पीछे। चलो फिर देखो, ये क्वेश्चन पूछा है, इन बायोडीजल मेकिंग डैश कंटेनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद वेजिटेबल ऑयल, ग्लिसरॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल एंड ज़ाइलिन। तो बायोडीजल का पूरा प्रोसेस जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे इसको। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मिथेनॉल। इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, बायोडीजल जो होता है, ठीक है। बायोडीजल का पूरा आपके इसमें सिलेबस में टॉपिक भी है, इसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन हमें पढ़ना है। तो वेजिटेबल ऑयल से बनता है, येलो ग्रीस हो गया, कुकिंग ऑयल, एनिमल फैट। द फ्यूल इज प्रोड्यूस बाय ट्रांसएस्टरिफिकेशन, अ प्रोसेस दैट कन्वर्ट फैट एंड ऑयल इनटू बायोडीजल एंड ग्लिसरीन, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 100 pound ऑफ ऑयल और फैट आर रिएक्टेड विद 100 pound ऑफ अ शॉर्ट चेन एल्कोहल, यूजुअली मिथेनॉल, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यूजुअली सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म 100 pound ऑफ बायोडीजल। तो ये देखो यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, मिथेनॉल इसमें ऐड करेंगे पहले, ओके। फिर है आपका ये वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। PYQs का क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। जिसने PYQ सॉल्व किए होंगे वो ये क्वेश्चन उसने कर लिया होगा।
इसमें भी आपको स्टैट्स जब हम पढ़ेंगे डिटेल में, जैसे टी टेस्ट, जेड टेस्ट, इन काई स्क्वायर टेस्ट, डिफरेंस आपको इनमें पता होना चाहिए। इट इज़ अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। बताओ पैरामीट्रिक टेस्ट, ट्रू स्टेटमेंट आपको बतानी है टी टेस्ट की। इट टेस्ट वेदर, ओके मैंने करेक्ट गलत लगा दिया यहाँ पे, अभी हम जस्ट स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। Okay, it tests whether sample mean differs significantly from the population mean. It tests the significance of observed correlation coefficient. It tests the significance of an observed covariation, गलत statement है. It tests the difference of an observed regression coefficient. Okay, तो इसका correct option होगा आपका option number 4. A statement भी आपकी गलत है, D भी गलत है, B, C and E इसमें आपका सही statement है। स्टैट्स के ये वाला क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है आजकल। न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, आपको सॉल्व नहीं करना होता है, बट आपको स्टेप पता होने चाहिए हर एक टेस्ट के, हर एक मेथड के। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ NOx स्पीशीज इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, देखो नॉक्स होता है, NOy होता है एंड NOz होता है। ठीक है, तो NOx में कौन कौन सा आता है आपका, NO प्लस NO2। ठीक है, NOy में कौन सा आता है, जो ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट होते हैं सारे के सारे नाइट्रोजन इसके, ठीक है, नॉक्स के, तो वो सारे आएंगे ऑक्सीडेशन वाले। ठीक है, तो अब देखो NOy इन्होंने यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा है, तो NOy अगर हम देखें ऑक्सीडेशन से कौन कौन सा आपका यहाँ पे बना है, देखो HNO3 ऑक्सीडेशन, ये भी ये भी ये भी ये भी, सभी के सभी बस इसमें हमें पता है कि सभी ऑक्सीडेशन वाले आएंगे। अमोनिया इसके अंदर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, ये ऑक्सीडेशन से नहीं बनता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। ओके, फिर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये देखो क्वेश्चन अभी जो जून में भी एग्जाम हुआ था उसमें भी शायद ये था, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। ओके, 1 सेकेंड ईयर। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं दैट आर्सेनिक इज यूज्ड इन वुड प्रिजर्वेटिव, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, ये CrO4 नेगेटिव इज वाटर सॉल्युबल, ये स्टेटमेंट मतलब यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई नहीं किया इन्होंने स्टेटमेंट को, ये इतना ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होता है, मतलब अब इन्होंने सॉल्युबल कम ज़्यादा लिखा नहीं है, तो इसको हम करेक्ट ही मानेंगे। ठीक है, आर्सेनिक इज़ नॉट अ मेटल, इट इज़ नॉट अ मेटल, इट इज़ अ मेटलॉइड। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। मैं आपको हर एक ऑप्शन का इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आपको हर एक ऑप्शन को पढ़ना है विद उसको एक कॉन्सेप्ट समझना आपको, अगर आपको JRF आपका टारगेट है तो। ठीक है, आयरन 3 पॉजिटिव इज मोर सॉल्युबल कंपाउंड कंपेयर टू आयरन 2 इन प्योर वाटर, गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, PbS एंड PbCO3 आर हाईली इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इस हिसाब से हो गया आपका ABCE स्टेटमेंट। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। ओके, फिर आता आपका ये देखो इकोलॉजी का क्वेश्चन है। मैक आर्थर एंड विल्सन आइलैंड इक्विलिब्रियम मॉडल रिप्रेजेंट अ बैलेंस बिटवीन। तो मैक आर्थर और विल्सन ने एक आइलैंड इक्विलिब्रियम मॉडल दिया था कि इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन रहेगा वहाँ पे। तो हम इक्विलिब्रियम मेंटेन का क्वेश्चन देख, तो एक तो साइज ऑफ आइलैंड, नो साइज ऑफ आइलैंड पे डिपेंड नहीं करता है। डिस्टेंस फ्रॉम द मेनलैंड, ओके इससे पे भी डिपेंड नहीं करता। रेट ऑफ स्पीशीज इमिग्रेशन, बिल्कुल इस पे डिपेंड करेगा। रेट ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन, क्योंकि देखो मतलब इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, तभी इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे देखो यही तो ऑप्शन ऐसे हैं जो कि इस चीज़ को फुलफिल कर रहे हैं इक्विलिब्रियम को। तो ये अगर आपको नहीं भी आता होगा तो आप इसको ईजिली कर सकते हो। स्पीशीज़ एरिया कर्व, स्पीशीज़ एरिया कर्व से भी क्वेश्चन पहले पूछा गया कि स्पीशीज़ एरिया कर्व क्या बताता है, तो ये इसको ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है। ठीक है, स्पीशीज़ एरिया कब होता है कि आप किसी भी एरिया में अगर आप एक्सपेरिमेंट के लिए गए हो तो क्या एरिया इंक्रीज़ करने से ज़्यादा स्पीशीज़ होंगी या विद इन एक कंसिडर्ड मतलब एरिया में ज़्यादा स्पीशीज़ होंगी, तो इससे भी क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर C एंड D आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है दस एज्यूम दैट देयर विल बी एन इक्विलिब्रियल पॉइंट वेयर द इमिग्रेशन रेट इक्वल द एक्सटिंक्शन रेट। दे फर्दर हाइपोथेसाइज दैट an increase in island size will lower extinction curve।
देखो जैसे मैंने ये अभी जस्ट स्टार्ट किया है आपको यूजीसी नेट का प्रिपरेशन का जो वीडियोस मैं बना रही हूँ, तो ये सारे टॉपिक्स अभी हमें कवर करने हैं फर्दर, ठीक है। तो बने रहिए चैनल के साथ, सारी चीज़ें आपको डिस्कस की जाएंगी। फिर चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन एसिडिक प्रेसिपिटेशन। ओके, कि एसिडिक प्रेसिपिटेशन मतलब एसिडिक मतलब बारिश एसिडिक कब होगी। ओके, सो एसिडिफिकेशन ऑफ लेक वाटर रिलीज हाईली टॉक्सिक एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव टू द वाटर। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जहाँ पे भी एसिडिटी इंक्रीज होती है तो एल्यूमिनियम अपनी सॉल्युबल फॉर्म में आ जाता है। डेसिडुअस फॉलिएज टेंड टू इंक्रीज द एसिडिटी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कॉनिफेरस फॉलिएज जो होता है वो करता है एसिडिटी को इंक्रीज सॉइल की। कॉनिफेरस फॉलिएज टेंड टू यील्ड रन ऑफ दैट इज मोर एसिडिक देन द प्रेसिपिटेशन, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। लेक विद ग्रेनाइटिक बेडरॉक ऑफर लिटिल बफरिंग टू एसिडिक प्रेसिपिटेशन। अब देखो इस स्टेटमेंट में जो मेरा डाउट है वो ये है कि भाई देखो ग्रेनाइट जो होता है ना वो एसिडिक होता है। अब यहाँ पे ना आपको मतलब कॉन्सेप्ट समझ के रखना है कि एसिडिक ही होता है ग्रेनाइटिक, बट इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है लिटिल बफरिंग, ठीक है। अगर ये बफरिंग हाई बफरिंग बोलते तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाता, ठीक है। बट थोड़ी बहुत बफरिंग ही उसको प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए हम इस स्टेटमेंट को भी क्या मानेंगे, करेक्ट मानेंगे, क्योंकि हमें इस स्टेटमेंट को हम इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हर एक ऑप्शन में डी दिया ही हुआ है। ओके, ऑल्दो ग्रेनाइटिक एसिडिक ही होता है। थिन एंड इम्परमेबल सॉल्व हेल्प इन बेटर बफरिंग टू एसिडिक प्रेसिपिटेशन, तो ये गलत होगा। क्यों, देखो अगर मान लो कोई भी इम्परमेबल सॉइल है और आपके यहाँ से प्रेसिपिटेशन आ रही है, तो इसको इसके साथ सॉइल के साथ इंटरेक्ट करने का बहुत कम टाइम मिलेगा, ठीक है। तो अब वो कहाँ से अच्छा बफरिंग कर पाएगी, जब कुछ टाइम मिलेगा, कुछ रेजिडेंस टाइम मिलेगा उसको बफरिंग के लिए, तभी ना वो उसको कर पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी करेक्ट है। नाउ दिस इज द सोर्स, ये आपका जो गिलबर्ट मास्टर का चैप्टर है वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे चैप्टर नंबर नहीं लिखा है, उसका पेज नंबर 2018 सेकेंड एडिशन का आपको देखना है, ठीक है। अगर आपके पास कोई और एडिशन है तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं आपको शेयर कर दूँगी। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन वहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो ये फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हो गए हमारे, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन डिटेल, तो बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।